जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि अध्यायवार सॉल्व पेपर 372 पेपरों को इसमें इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ इसमें जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर रहेंगे इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और प्लस के हम लोग इसके अलावा घटनाक्रमों को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर को भी साथ में हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले संक्षिप्त अवलोकन उत्तर प्रदेश के परिदृश्य का सबसे एक बार संक्षिप्त अवलोकन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, कौन से डेट को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है। वहीं पर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बार हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। मैप के बाद क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप, और इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अगर देखिए भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का उत्तर प्रदेश भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में अगर देखा जाए तो स्थित जो पठारी भाग है प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, और इसका निर्माण जो कि विंध्य क्रम की शैलों के द्वारा प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, देखिए अक्षांशीय विस्तार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक बार बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका। तो इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पर अगर देशांतरीय विस्तार के विषय में देखा जाए तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है। ये पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के विषय में देखा, इनका विस्तार के विषय में देखा आपने। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है, अगर हम लोग देखें राज्य के विषय में, देखिए इस मैप में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जो स्पर्श करता है सबसे पहले देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा देखिए इसके इधर आइए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक है नेपाल। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे दे सकते हैं दिल्ली। दिल्ली जो कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसकी सीमा अगर दिल्ली की सीमा के विषय में अगर देखा जाए, दिल्ली की सीमा देखिए उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, देखिए यहीं पे जस्ट गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली की सीमा लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए प्रदेश की जब से पूर्वी सीमा पूर्व की ओर देखा जाए तो ये देखिए बिहार है, साथ ही साथ झारखंड। बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमा अगर देखा जाए तो देखिए नेपाल है। नेपाल के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये उत्तरी सीमा है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आई होप क्लियर हुआ। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में जो कि राज्य हैं हरियाणा, देख सकते हैं हरियाणा यहाँ पे है। इसके अलावा राजस्थान है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये तीनों ही पश्चिम की ओर है, पश्चिम से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो दक्षिण सीमा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा दे सकते हैं मध्य प्रदेश का है। ललितपुर ऐसा जिला है जो कि तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा कौन सा राज्य स्पर्श करता है, ये हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा स्पर्श करता है, केवल एक जिला से सहारनपुर से स्पर्श करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें इसके अतिरिक्त देखिए जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगी हुई है। ये सहारनपुर से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करता है। तो इसको एक बार हम लोग इरेज कर देते हैं।
थोड़ा सा आसान रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा, जो सहारनपुर स्टेट है, सहारनपुर राज्य है, 3 ओर से देखिए उत्तराखंड एक साइड है, फिर हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी, उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा स्पर्श करता है। और सहारनपुर आपने देख लिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ है या सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त देखा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, देखिए 11 जिलों से स्पर्श करता है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 11 जिलों से स्पर्श करता है, इसको एक बार देख सकते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर तो आपने देख लिया, महोबा हो गया, बांदा, चित्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन वो पढ़ेंगे, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जो कि टोटल 11 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल आपने देख लिया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखा जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, महाराजगंज से स्टार्ट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर 7 जिले हैं जो कि महाराजगंज हो गया, महाराजगंज के बाद देखिए सिद्धार्थनगर है, इसके अलावा देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 जिले। वहीं पर मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। तो आपने देख लिया महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे कम जिले एकमात्र झांसी है, देख सकते हैं एकमात्र झांसी है जो कि स्पर्श करने वाला जिला है, जो कि देखिए ललितपुर ऐसा जिला है जिससे एकमात्र जिला जो कि झांसी स्पर्श करता है। और तो ललितपुर देख सकते हैं, ललितपुर मतलब झांसी से लगा हुआ है। तो ललितपुर ऐसा है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर हम क्वेश्चन को देखें हर स्टेट वाइज, अगर हम एक बार स्टडी करें स्टेट वाइज, देखिए एक क्वेश्चन मैप को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश से देखिए कौन सी सीमा है, हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर लगता है। और अगर हम बात करें हरियाणा से देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत। इसके अलावा देखिए गौतम बुद्ध नगर भी है, इधर भी देखिए गौतम बुद्ध नगर ये हो गया। और अलीगढ़ और मथुरा ये सब जो कि हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश देखा आपने, हरियाणा देखा। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो आगरा और मथुरा, राजस्थान से 2 जिला आगरा मथुरा सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से 11 जिला आपने देख ही लिया है। छत्तीसगढ़ से देखिए, छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से लगा हुआ एकमात्र जिला लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र, जो कि छत्तीसगढ़ से। झारखंड से भी उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला जो कि सोनभद्र लगा हुआ है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें, बिहार से देखिए महाराजगंज का पार्ट है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और राबर्ट्सगंज, ठीक है। राबर्ट्सगंज मतलब सोनभद्र है, सोनभद्र का जो कि जिला मुख्यालय बोला जाए तो राबर्ट्सगंज है। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड से देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर अलग किया गया है। तो उत्तराखंड से देख सकते हैं सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ, सारे आपने जिले को देखा कौन से सीमा कहाँ से साझा करता है। उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया अगर देखा जाए, टोटल एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, क्वेश्चन आ सकता है। और टोटल भारत के क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का भी आपने एरिया देख लिया है। अगर वहीं बात करें तो टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो 7.33% है उत्तर प्रदेश की एरिया पूरे भारत के एरिया से। वहीं से देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो 650 किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई अगर देखा जाए 240 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देखा जाए तो चौथा नंबर पे है। पहले नंबर पर राजस्थान है
दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, एमपी है। थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से काटकर पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर उत्तराखंड बना, जो कि 9 नवंबर 2000 को 13 जिले को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। ठीक है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला देखिए आपको यहाँ से देखने को मिलेगा लखीमपुर खीरी, जो कि सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट क्षेत्रफल वाला जिला, जो कि 660 वर्ग सबसे बड़ा है ना, देखिए इसका है 7680 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो कि हापुड़ है, हापुड़ सबसे छोटा है जो कि 660 वर्ग किलोमीटर है। हापुड़ देखिए 660 वर्ग किलोमीटर है, हापुड़ सबसे छोटा। वहीं पे सबसे बड़ा आपने देख लिया लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी के जस्ट छोटा सोनभद्र आता है सेकंड नंबर पर एरिया के वाइज। थर्ड नंबर पर हरदोई है और सीतापुर चौथे नंबर पर है। सबसे छोटा हापुड़ आपने देख लिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, उत्तर प्रदेश देखिए सबसे पूर्वी जिला देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, शामली सबसे पश्चिमी जिला। हम इसको एक बार हम यहाँ से एक शेप में बना देते हैं, तो सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली। वहीं पर देखिए सबसे आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा, वहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला यहाँ पे सहारनपुर है। और वहीं पर सबसे दक्षिणी जिला आपको सोनभद्र यहाँ से देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश का 8 जिले शामिल है, देख सकते हैं यहाँ से, जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। गाजियाबाद हो गया, नोएडा, तो ये तो दोनों हो ही, साथ ही साथ हापुड़ मेरठ, हापुड़ और मेरठ बहुत ही पास है। और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर देखिए बुलंदशहर है, और मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि इसमें शामिल किया गया उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं। अगर हम बात करें, ये तो आपने देखिए टोटल मैप को देखा और थोड़ा थोड़ा स्टडी करने की कोशिश किया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करें और 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, 7.33, ये आपने देख लिया है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसकी कुल सीमा जो कि भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 9 से स्पर्श करते हैं। और भारत का टोटल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। और वहीं पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है, यह है रूमी दरवाजा से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में कराया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यह हापुड़ सबसे छोटा 660 वर्ग किलोमीटर, वहीं लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, देख सकते हैं इसमें जो नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको कुशीनगर नहीं सीमा साझा करता है। देखिए जो 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के, इसको आपने देख लिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो नहीं है वो मोर नहीं है, मछली है, तीर धनुष है। ठीक है, वहीं पे देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी क्रौंच बोल सकते हैं, बारहसिंगा है राजकीय पक्षी की बात हो रही है तो सारस अथवा क्रंच हो गया। वहीं पर पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, और एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो कि देखिए हापुड़ वैसे है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, मात्र आपको 1282 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अगर ओवरऑल रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहीं पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिले आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का
क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए राइट आंसर क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, खेरी सबसे बड़ा और संत रविदास नगर सबसे छोटा। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है, जो कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि नेपाल के साथ लगी हुई है, जो कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया तो आप इसमें दे सकते हैं। और देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण किलोमीटर लंबाई जो कि है 240 किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। टोटल भारत के क्षेत्रफल से 7.33% है। 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। यूपी के कौन से जनपदों में उत्तरांचल और हरियाणा जनपद सीमा साझा करता है, जो कि सहारनपुर, जिसको आपने मैप में देखा, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा है सहारनपुर, जो कि हरियाणा और उत्तराखंड साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर एक कृषि प्रधान देश है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर अगर देखा जाए तो विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर आपने देख लिया है बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली आपने देख लिया है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी सबसे सहारनपुर, सबसे दक्षिणी आपको सोनभद्र आपने देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोहिक अनुक्रम बताना है। तो देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी का 4402, मिर्जापुर का 4405, सोनभद्र का 6905। सोनभद्र जिला जो स्पर्श करता है 4 राज्यों को, जो कि उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, आपको पता है सोनभद्र, आपने मैप में भी देखा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नोएडा को बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यह वाराणसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर है। और इसके देखिए उत्तर प्रदेश कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ देखिए इसमें सीतापुर नहीं करता है। सीतापुर तो आपने देख लिया मैप में। और जो कि सीमा साझा करता है केवल 7 जिला, जो कि उत्तर प्रदेश के टोटल 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है नेपाल का। जो 7 जिले हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है। और कितने ये आपने देख लिया उत्तर प्रदेश सीमा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्य हैं इसको देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली है। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख सकते हैं, ये पंजाब के साथ नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो संत रविदास नगर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है, चौथा है, इसको आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला 25 नंबर क्वेश्चन है, ये लखीमपुर खीरी है। क्लियर हुआ। और वहीं पर देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है, तो ये राजस्थान आपने देख लिया है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब बिल्कुल ही अलग है। उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल परिस्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं पर देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पर उत्तर प्रदेश का अवस्थिति है। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 27, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में महोबा, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। नेपाल है, जो कि टोटल आपने देख लिया टोटल 7 स्टेट से
बाउंड्री, 7 जिला से सीमा साझा करता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को शामिल किया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो कि NCR रीजन में है, इसमें से मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली है। ठीक है। वहीं पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज के साथ नेपाल की सीमा लगती है। 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश व 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। देखिए इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नाम को विषय में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नाम से संबंधित क्वेश्चन को। तो देखिए उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा दलदल मृग। इसका राजकीय भाषा हिंदी उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछली तीरधनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। ठीक है, तो आपने देख लिया है। इसके अलावा देख सकते हैं नदी जो कि देखिए नदी बिठूर नदी के पास जो कि कानपुर में है। गंगा नदी के पास बिठूर है, बिठूर नदी नहीं, बिठूर एक शहर है कानपुर का। तो गंगा नदी के पास बिठूर है। राप्ती नदी के गोरखपुर है, राप्ती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे जौनपुर और सई नदी के किनारे जो कि प्रतापगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये प्लास है, राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी आपको सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृक्ष में 2 मछली, एक तीरधनुष, जो कि 1938 में स्वीकृति हुआ है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी जो कि सारस है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब हम देखेंगे भौतिक विन्यास, उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास के विषय में हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और इससे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कौन सा भौतिक विन्यास क्या है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग जो कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी, पर्वतीय, मैदानी और दक्षिणी। ठीक है, ये तीनों भूभाग थे। जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड जो कि अलग हुआ, देख सकते हैं मैप में अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड ये जो है पर्वतीय वाला रेंज आपको 3 पार्ट दिखाया भौतिकी में, पर्वतीय, मैदानी और इसके अलावा दक्षिणी का पठारी क्षेत्र, ये वाला रेंज। तो पर्वतीय जो कि काटकर इसको उत्तराखंड से अलग उत्तराखंड बना दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से काटकर, तो पर्वतीय तो हट ही गया। तो उसके बाद 2 ही क्षेत्र बचा, एक तरह से देख सकते हैं मैदानी और दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ कुछ भाबर वाला क्षेत्र बचा, भाबर तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। एक भाबर का ये वाला जो रेंज है, भाबर और तराई का प्रदेश हो गया। ठीक है, गंगा का यमुना मैदान हो गया, गंगा यमुना का मैदान हो गया। इसके अलावा दक्षिण का ये पठारी, ये सब जो रेंज है दक्षिण का पठारी वाला भाग है, दक्षिण का पठारी। ठीक है, तो 3 प्रदेशों में बांटा गया है। तो भाबर और तराई क्षेत्र देख सकते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र के विषय में तो देखिए सहारनपुर से लेकर ये वाला रेंज, सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक, ये वाला रेंज जो कि ऐसे है। ठीक है, इसको हम एक बार इरेज करके फिर से हम एक बार बता देते हैं। तो देखिए ये वाला रेंज ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भाबर क्षेत्र में जो होती नदियाँ बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती है। तो लुप्त होना, प्रकट होना, इस तरह का क्षेत्र होता है। तो भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदियाँ निर्मित होती हैं या निर्मित एक स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय का वह भूभाग होता है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, ये भाबर क्षेत्र होता है। ठीक है, ये वाला रेंज। और इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं बिजनौर, सहारनपुर, ये सहारनपुर बिजनौर हो गया, पीलीभीत हो गया और लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, ये सब जो कि ये भाबर वाला क्षेत्र है। और पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर
बढ़ने के साथ ये बिल्कुल ही सकरा होता चला जाता है। क्लियर हुआ। तो तराई क्षेत्र में भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र जो महीन अवसादों से निर्मित होता है। ठीक है। घने जंगल, लंबे घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी कभी 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं सहारनपुर, यहाँ भी देखिए लखीमपुर खीरी में आपको राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। ठीक है। बाघ अभयारण्य भी देखने को मिलेगा। तो ये सब क्योंकि यहाँ पे वही है कि घने जंगल होते हैं, लंबे घास होते हैं, पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है ना, इसकी वजह से। और बिल्कुल यहीं से पकड़ लीजिए सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद का कुछ रेंज आ गया, रामपुर हो गया। ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच हो गया। ठीक है। गोंडा बस्ती, ये सब गोंडा बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये सब जो कि रेंज आ गया। ठीक है। और धीरे धीरे आगे आगे चौड़ाई कम होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे गन्ना, गेहूं, धान की फसलों के लिए बिल्कुल रिकॉर्ड पैदावार होता है। जूट की अच्छी खेती भी होती है इस रेंज में। इसका देखिए प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाला प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट में, तो गंगा यमुना का जो विस्तृत, ये तो आपने देखा पर्वती का जो गंगा भाबर वाला क्षेत्र, वो उसको रेंज में आपने देखा। अब ये जो मिडिल वाला रेंज, ये वाला रेंज है, यहीं से गंगा, ये सब गंगा रिवर यहाँ से आसपास से निकलती है। तो इस रेंज में तो इसको जो बोलते हैं गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी क्षेत्र है। तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है, गंगा यमुना का मध्य मैदानी और गंगा यमुना का पूर्वी मैदानी है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं पर गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, जिसके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, ये सब रेंज में आके, तो यहाँ पे आपको, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ये सब जिले में शामिल होता है मध्य क्षेत्रों में। वहीं पर गंगा के जो पूर्वी मैदान का विस्तार है, तो देख सकते हैं वाराणसी है, वाराणसी, जौनपुर, ये वाला रेंज आ गया। ठीक है। और आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये सब जो कि पूर्वी वाले रेंज में आ गया। ठीक है। और गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को समुद्र तल से औसत लगभग 300 मीटर ऊंचा है। क्लियर हुआ। अब दक्षिण का जो पठारी रेंज है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का पठारी रेंज टोटल अगर देखा जाए तो 45,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड, ये सब आ गया। ठीक है। और ये दक्कन क्षेत्र का पठार का ही भाग है, प्रसरण का ही भाग है। इस भूभाग की जो उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी के द्वारा निर्धारित होती है, वहीं पर दक्षिणी सीमा बिंद पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिणी सीमा बिंद पर्वत, वहीं पर उत्तरी सीमा गंगा यमुना का जो नदी है उसका तट निर्धारित करता है। इसमें देखिए झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, ये सब रेंज आ गया। चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज की मेजा, करछना वाला क्षेत्र। ठीक है। साथ ही साथ मिर्जापुर और चंदौली का भी कुछ रेंज आ गया। सोनभद्र तो है ही। ठीक है। और इसके अलावा देखिए इस पठारी की सामान्य ऊंचाई जो कि 300 मीटर के आसपास तथा कुछ स्थानों पर 450 मीटर भी है। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम उच्च प्रदेश में विंध्य काल का प्राचीनतम निश चट्टानों के द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों के द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड जो कि देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड पश्चिमी भाग के काली मृदा जो कि रेगुर को एक काली मिट्टी करते हैं, इसका विस्तार है, जो मालवा पठार का विस्तार है। आई होप क्लियर हुआ। साथ ही साथ बुंदेलखंड में देखा एक चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र में केन, बेतवा, चंबल, सोन और टोंस नदियाँ होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फसल जो होती है ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ होती है। अब देखते हैं क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर के। तो उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या है, तो आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या 7 है, जो कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, ये सब जो कि भूभाग बुंदेलखंड का कहलाता है, जो कि दक्षिण का पठारी प्रदेश में ये सब आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये बुंदेलखंड आद्य कल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हुआ है, जिसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति बोलते हैं। बुंदेलखंड का सब जो कि प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है।
देखिए इसमें सम्मिलित करना है तो लखीमपुर अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है कुछ 4 या कुछ समथिंग वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जो कि है महोबा 660 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। वहीं पर संत रविदास नगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी है। पूर्व का ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व का ग्रास के नाम से अगर किसको जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि कन्नौज को पूर्व के ग्रास, यहाँ पे इसको इत्र भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान में रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुसंगित पदार्थों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ये महोबा है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है और उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी और पश्चिम में बेतमा नदी स्थित है। ठीक है, तो इसमें जिले आप देख लिया है। इसका देखिए और मैच कराइए इसमें से चोटी और राज्य। तो नंगा पर्वत जो कि इसका राज्य है जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जो नहीं है, अलीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले दे सकते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। वहीं पर हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ग्राम पंचायत अधिकार 2016 में आया हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में किसकी सीमा के अंतर्गत आता है, जो कि आपको पता है ये मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो कि मध्य प्रदेश से लगती है आपको पता है, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर देखिए 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड। झांसी संभाग में ललितपुर, झांसी, जालौन है। चित्रकूट संभाग में दे सकते हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है? ये बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगा हुआ है। टोटल उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। और बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, इसको दे सकते हैं। सबसे दक्षिण में सोनभद्र, फिर उसके बाद चंदौली, फिर गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। बलिया को सबसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, वहीं पर पश्चिमी जिला सबसे शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। क्लियर हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के एक साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये नेपाल सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपने देख लिया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हरदोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदोई जिला किसी अन्य देश या राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा देख सकते हैं सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर। सहारनपुर आपको 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सीमा साझा करता है। ललितपुर आपको पता है, ललितपुर आपको 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। देवरिया बिहार से सीमा साझा करता है। हरदोई किसी से सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वह है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन ये मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। टोटल 11 जिला। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से जो शामिल नहीं है वो उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। इसको आपने देख लिया है। अब देखिए हम लोग जलवायु और मृदा के विषय में हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश परिदृश्य में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु और मृदा के विषय में।
अगर मैप इसमें होगा तो और अच्छा रहता, हालांकि मैप हम लोग डिस्कस कर लेंगे वैसा रहेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो उपोष्ण, देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, ठीक है। और वहीं पर तराई क्षेत्रों में नमी रहती है, वहीं पर पठारी, दक्षिण पठारी में ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर बिल्कुल ही नमी नहीं रहती, पानी की समस्या भी रहती है। पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी आपने देख लिया है, जो कि बुंदेलखंड वाला भाग है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्यतः रूप से दो जलवायु प्रदेशों में, एक आर्द्र और उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र व उष्ण प्रदेश। पहला आर्द्र उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र, जिसके विषय में आपने देखा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब हो गया। वहीं पर साधारण में आ गया बुंदेलखंड वाला रीजन आ गया, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मान, उत्तर से दक्षिण आएंगे तब घटेगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तब घटेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो कि शीत वाली जलवायु प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु हैं, एक तो शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म, थर्ड जो कि है वर्षा ऋतु है। 3 प्रकार की ऋतु हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना जनवरी का रहता है और उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण, देखिए एक बार मैप हम लोग चलते हैं, देखिए उत्तर से लेकर, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, उत्तर से ये वाला दक्षिण की ओर जो कि बढ़ता रहता है। और दक्षिणी पठार भाग में शीत ऋतु का औसत जो अधिकतम तापमान है 28.3 डिग्री से न्यूनतम 13.3 है। वहीं पश्चिमी मैदानी पर्वतीय भागों में मात्र यहाँ पे 10 डिग्री से टेम्परेचर रहता है, देख सकते हैं बहुत कम रहता है, ठीक है। और अगर औसत देखा जाए तो 27 पॉइंट मान के चलिए उत्तर प्रदेश का एक तरह से सामान्य बना रहता है औसत रूप से। ग्रीष्म ऋतु पता है मार्च से जून के मध्य जून तक रहती है। जून में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, लगभग 36 से लेकर 39 डिग्री सी तक चला जाता है, ठीक है। वहीं पर न्यूनतम 21 से लेकर 23 तक रहता है, ठीक है। कहीं के 47 तक भी पहुंच जाता है। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये वाला रेंज, यहाँ पे सर्वाधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है क्योंकि कर्क रेखा इसी के आसपास है, ठीक है, कर्क रेखा। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिले में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। झांसी और आगरा और झांसी जिले में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, यहीं पे पास में ही बरेली देखिए इधर है, सबसे कम गर्मी पड़ती है, तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। और वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु लगभग अक्टूबर तक रहता है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक। और बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाला मानसून है, बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश जैसे करता है तो इसको बोलते हैं पूर्वा, नहीं बोलते पूर्वा आने वाला है, ठीक है। इस समय टेम्परेचर 32 डिग्री सी के आसपास होता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से होता है, इस तरह बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर से नाम मात्र की वर्षा होती है और इस शाखा का अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी में ही होता है, ठीक है। तो आपने आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मिट्टी से ही क्वेश्चन आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी में किस प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और काली मिट्टी देख सकते हैं, इसको रेगुर के नाम से भी जानते हैं, काबर और मार से भी जानते हैं। और इस तरह की मिट्टी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, उत्पादन भी अधिक होता है। लाल मिट्टी राकर और यरुआ 2 समूहों में विभक्त किया गया है, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कंकरेली व पथरीली है। लाल मिट्टी जो मुख्यतः पाई जाती है ये आपको देखने को मिलेगा
मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए मिट्टी जो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो गंगा के जो विशाल मैदानी मृदा हैं वहाँ पे बांगर, पुरानी जलोढ़, खादर, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्राचीनतम जो जलोढ़ होती है इनको बांगर बोलते हैं, वहीं पर नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। तो बांगर खादर दो हैं। तो बांगर में फास्फोरस, चूना, ह्यूमरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और बांगर जो कि देख सकते हैं पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। खादर जो कि नदियों के बाढ़ के द्वारा लाई गई मैदानी वाली भाग है उसको खादर कहते हैं, नदियों के बाढ़ से जो लाई जाती है। ये हल्के रंग की छिद्रयुक्त और महीन कड़ों वाले होते हैं और इसको उर्वरा शक्ति भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा उर्वरा इसमें होता है। और खादर में पोटास, चूना, मैग्नीशियम ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट, मटियार, दोमट आदि नाम से इसको जानते हैं। लाल और काली मिट्टी आपने देखा ना, लाल और काली मिट्टी ये सब जो रेंज है बुंदेलखंड वाला रेंज में लाल और काली मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ सोनभद्र, प्रयागराज जिले के करछना हो गया। और पर्वतीय जो प्रदेश हैं तो यहाँ पे देखिए पर्वतीय वाला प्रदेश जिसके उत्तर प्रदेश में मैप एक बार चलते हैं। ये पर्वतीय वाला उत्तराखंड से आसपास वाला रेंज है जो यहाँ पे मोटी बालुओं और कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली होती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश जो गंगा यमुना का दोआब वाला रेंज है, ये वाला रेंज, यहाँ पे आपको जलोढ़ या काप मिट्टी का ऐसे विस्तार देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। और कहीं के क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा बोलते हैं, करियाल बोलते हैं, धनका भी बोलते हैं। धान उनके लिए बहुत ही अच्छा पर्याप्त होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला भी आप रेंज देख रहे हैं। बुंदेलखंड में यहाँ पे आपको लाल और काली मिट्टी मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक, कावड़, पड़वा भी बोलते हैं, राकड़ भी बोलते हैं। यहाँ पे कापास, करेल, रेगुर ये सब नामों से जानते हैं काली मिट्टी को। तो ललितपुर, झांसी ये सब रेंज जो कि यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे गेहूँ, अरहर, तिलहन ये सब यहाँ पे मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। एक ऊसर मिट्टी भी होती है, खासतौर से अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर वाला रेंज में ऊसर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो जाती है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में होती है। 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। इसमें से मृदा, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देख सकते हैं इसको भाभर, पश्चिम मैदान, मध्य पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, आपको सारे आपने देखा है। वहीं देख सकते हैं मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, ये आपको जौनपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप मिट्टी से संबंधित क्वेश्चनों को आपने कर लिया होगा। और उत्तर प्रदेश देखिए एक भारत का बंजर भूमि एटलस भी 2019 उत्तर प्रदेश में अगर कंडीशन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि जो कि कम हो गई है। अन्य पिछला डेटा के हिसाब से नया डेटा में मात्र देखिए बंजर भूमि 8,537.06 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल देश के क्षेत्रफल का 3.57% है बंजर भूमि का। ठीक है, और तो काफ़ी कमी देखने को मिला है।
और इसको कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है इसमें। तो खासतौर से हरदोई जिले में इस समय, और कानपुर देहात और हरदोई जिले में यहाँ पे कमी आई है, ठीक है। और बलिया जिले में वृद्धि हुई है और महाराजगंज जिले में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन लास्ट में आया था जो कि लवणता, एक क्वेश्चन था ना कि लवणता क्षारीयता से जो प्रभावित मिट्टियाँ हैं ये आपको रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, जौनपुर, कन्नौज ऐसे वाला रेंज पाया जाता है। सबसे लवणी मृदा जो कि रायबरेली का है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्यजीव के विषय में, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है। तो वनस्पति वन के विषय में अगर कंप्लीट करने से पहले एक बार मैप को भी स्टडी कर लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। मैप के बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैप है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन जो क्षेत्र है उत्तराखंड में चला गया है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र चला गया है। और उत्तर प्रदेश में मात्र 6 अब देखा जाए 6.15% जो कि वनावरण है। और उत्तर प्रदेश को इसको पहुंचाने के लक्ष्य 15% तक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वन नीति जो कि 1952 में लाई गई थी, उसके बाद 1988 में वन नीति उत्तर प्रदेश में लाई गई थी। और जो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33.33% वन होना एक तरह से आवश्यक है। इस परिक्षेप में उत्तर प्रदेश ने भी लाया। जब राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश वन नीति भी आया 1988 में। और इसके अलावा अभी आया है राज्य वन नीति 2017 में, हाल में ही लागू हुआ है राज्य वन नीति 2017। और इसमें देख सकते हैं किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल और वनावरण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो वन भूमि के रूप में अभिलिखित भू क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में निर्मित किया गया, चाहे उससे वन हो या ना हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट को देखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इससे इंडियन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR को देखना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर देख सकते हैं 17,384 वर्ग किलोमीटर, 17,384 वर्ग किलोमीटर जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए 7.22% जो कि वन आवरण है, ठीक है। फॉरेस्ट सब आ गया इसमें, टोटल एरिया आ गया, ठीक है। 7.22 मतलब 17,338, जिसमें से 11,560 जो कि वन है। और इसमें वन हो गया वन क्षेत्र हो गया, संरक्षित क्षेत्र, ये सब आ गया। वहीं पर 5,528 वर्ग जो कि अवगीकृत अनरिजर्व्ड है, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में भी वृद्धि हुई है, वृद्धि देखने को मिला है 3.08% का वृद्धि देखने को मिला है। झाड़ियों में भी वृद्धि हुई है। सबसे अधिक अगर वन क्षेत्रफल वाला जो सबसे ज़्यादा जिला है तो वो है सोनभद्र है। यहाँ पे 2,436.75 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल है। और पूरे जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 35.29 क्षेत्रफल जो कि परसेंटेज जो कि सोनभद्र में वन है। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे न्यूनतम वन संत रविदास नगर का है, भदोही को बोलते हैं सबसे न्यूनतम वन। सबसे अति सघन वन क्षेत्र में अगर देखा जाए ये अति सघन की बात किया जाए तो लखीमपुर खीरी है, अति सघन वन क्षेत्रफल है 804.9 वर्ग, ठीक है। वनों के प्रकार में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली होते हैं, ठीक है। जो आर्द्र पर्णपाती हो गया ये भाभर वाला रेंज में आ गया, तराई भाभर वाला क्षेत्र में। और शुष्क पर्णपाती वन में जो कि मध्य और पश्चिमी मैदान वाला ये वाला रेंजन आ गया, शुष्क पर्णपाती हो गया, ठीक है। और कटीले वाला रेंज जो कि आपको पता है थोड़ा बहुत ये वाला बुंदेलखंड वाला रेंज में कटीले आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ हो गए, अकेसिरिया, कटीले लेगुमिनस हो गया, यूफ विर्यास हो गया, कत्था हो गया, ये सब कटीले में आ गया, ठीक है।
तो आई होप क्लियर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सोनभद्र का है, उसके बाद चंदौली चित्रकूट है, सबसे कम आपको भदोही देखने को मिलेगा, फिर मैनपुरी है। और अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य जो कि जिले मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाए तो सोनभद्र है। सेकंड नंबर पर लखीमपुर खीरी है। घटते क्रम की बात हो रहा है, ठीक है। वनों से लाभ तो आप जानते हैं लकड़ी के लिए होता है, तमाम तरह से चीज़ों के लिए वनों से लाभ होता है, और बहुत सारा कार्यक्रम भी वन से संबंधित चलाया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। प्राकृतिक वनस्पति वन और वन्यजीव के विषय में देखा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इसमें देख सकते हैं कतरनी घाट 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है आपको 1979 में है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें से ये कहाँ पे है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था चंद्रप्रभा, ठीक है। ये आपका पक्षी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, विजय सागर जो कि महोबा में है, विजय सागर पक्षी बिहार महोबा में है, और विजय सागर झील के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव बिहार में देखा जाए तो एक शहीद चंद्रशेखर हो गया, उन्नाव में समसपुर, रायबरेली, लाख बहेसी, कन्नौज में ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध नगर, बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको संत कबीर नगर, सांडी हो गया हरदोई में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, शेखा झील पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य अलीगढ़ में, समान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य मैनपुरी में, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जो होता है बलिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिया में हम लोग देखेंगे आगे। और इसके बाद देखिए पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में, विजय सागर पक्षी महोबा में, पटना पक्षी बिहार वन्यजीव बिहार जो कि एटा में है। चंद्रप्रभा के विषय में आपने देख लिया, चंद्रप्रभा कहाँ पे? चंदौली में है, ठीक है, वाराणसी के पास चंद्रमौली में, जो कि 1957 में 78 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सांभर, भालू, तेंदुआ पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि लखीमपुर खीरी में है, कतरनी घाट बहराइच, रानीपुर आपने देख लिया चित्रकूट है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ललितपुर में देखने को मिलेगा। वहीं पर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है इटावा और आगरा में चंबल। कैमूर वन्यजीव सोनभद्र और मिर्जापुर में कैमूर। हस्तिनापुर आपको पता है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में है। और सोहलवा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1988 में बना, बलरामपुर, गोंडा, ब्रावस्ती जो कि आपको सोहलवा है। सुहागी ये बरवा एक है महाराजगंज में, 1987 में बना। 1989 में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार जो कि आपको वाराणसी में बना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा पक्षी वन्यजीव बिहार के विषय में। तो इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की भी विषय देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इससे आने को संभावना है। तो ये आपको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य में बनने के बाद उत्तराखंड में चला गया है। मयूर संरक्षण केंद्र जो कि आपको मथुरा में मिलेगा, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में, ठीक है। इसमें मैचिंग कराना महावीर स्वामी वन्य अभ्यारण्य जो कि ललितपुर में है, लाल बेहोशी आपको कन्नौज में मिलेगा, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर निम्नलिखित में से किस जनपद में? दुधवा आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। और मोहना और सोहिया नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1861 में आरक्षित किया गया है। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। वहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वह कालेसर नहीं है, किशनपुर है, सुरहाताल है, कतरनी घाट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सब कुछ जानते हैं आप, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है जो कि मिर्जापुर सोनभद्र जिले में है। सुई भी बोलते हैं, सुसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हाथी की भी गणना होती है उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, जो कि अगर देखा जाए तो
बिजनौर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 9 सितंबर 2009 को इसका किया गया था। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सहारनपुर बिजनौर जिला का शिवालिक क्षेत्र में लगभग 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। और देखिए किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का शाखा है। कतरनी घाट बहराइच में है। सुरहा ताल आपने देख लिया बलिया में 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो कि महाराजगंज में है, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। और इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार और जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश में है। चित्रागुंडी और उधवा जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। चित्रागुंडी जो कि तमिलनाडु में, उधवा आपको झारखंड में मिलेगा। देखिए नेक्स्ट इसमें से बताना इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो कि 6.84 है, जो कि 2021 के डेटा 9.23 हो गया। वन महोत्सव जो कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। इसमें मैचिंग कराना सेम है जिसको आपने पढ़ा ही। नवाबगंज उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार जो कि गाजियाबाद में, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अर्गा जो कि गोंडा में, ओखला पक्षी विहार नोएडा में है। ये सेम क्वेश्चन है। इसी तरह इसमें भी मिला था। मानस जो कि असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये संत कबीरनगर नहीं रहेगा, ये भागलपुर जो कि पटना में है। वहीं पर भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि हरियाणा में है। बब्बर शेर सफारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बब्बर शेर सफारी जो कि इटावा जिले में है। इसको आपने देखा सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला जो कि है सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है। उसके बाद चंदौली पीलीभीत है। सुरहाताल जो कि ये आपको बलिया में मिलेगा, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। और सुरहाताल या सुरहा गंगा सरयू के दोआब में स्थित है, एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ये आपको इटावा में लायन सफारी बन चुका है। कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है? समस्तपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। वेदांतकल जो कि तमिलनाडु में, घाट प्रभा कर्नाटका में, जायकवाड़ महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया था और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। और यहाँ पे बारहसिंगा और बाघों के लिए फेमस है। चंद्रप्रभा आपने देख ही लिया है, इसमें क्या बताना है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश में है और इसमें से भी बताना है, ये भी चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को वन निगम का स्थापना किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में 1987 में, दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि स्थापना किया गया। वहीं पर हाल में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा और पूरे भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा देखा जाए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शेर व गैंडा जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। और कुकरैल वन लखनऊ के समीप स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है, पता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की दुधवा जो बाघ अभयारण्य है, इसका लखीमपुर खीरी और बहराइच में है दुधवा। अमनगढ़ के विषय में जानते हैं जो कि बिजनौर में है।
ठीक है। और रानीपुर के विषय में आपने देख लिया, चारों उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व के विषय में आपने देखा। और जो चौथा है उत्तर प्रदेश का रानीपुर, ये पूरे भारत का 53वां, अभी हाल में 54वां टाइगर रिजर्व बना है। 54वां टाइगर रिजर्व आपको बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ पे बना है। ये मध्य प्रदेश में बना है, रानी दुर्गावती, उत्तर प्रदेश का 54वां टाइगर रिजर्व है। और सॉरी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का, मध्य प्रदेश का ये 7वां है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर प्राणी उद्यानों को देखभाल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है, इसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है लखनऊ में, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है, शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में बचाव केंद्र भी है, आगरा भालू बचाव केंद्र आगरा में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 9 चिड़ियाघर हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उत्तर प्रदेश में इटावा सफारी पार्क बना है इंग्लैंड के लांगटिक सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी विकसित किया जा रहा है। अब इटावा सफारी पार्क हो गया है। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा में देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, नाइट सफारी जो कि ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की गई है। 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, और आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग वन और वन्यजीव संरक्षण के रूप में हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियों के विषय में, चैप्टर नंबर 5। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं नदी, झीलें और आर्द्र भूमियों के विषय में। देखिए इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप को स्टडी करते हैं और नदियों के विषय में देखते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे नदियों के। तो सबसे पहले देखिए नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, वहीं पर दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदान से। थर्ड जो कि प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, गंगा और यमुना। इनका बहाव जो है उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियाँ में घाघरा, गोमती, चंबल, कर्मनाशा, सोन, ठीक है, रिहंद, ये सब नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखते हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय पर्वत से, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो है ये है गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान, ये मैदानी भाग से। ठीक है, मैदानी भाग से अब निकलने वाली नदियों के विषय में देखा आपने। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक। वहीं पर प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियाँ जो कि हैं चंबल, बेतवा, केन, रिहंद, ये सब है। तो अब देखते हैं गंगा नदी के विषय में। तो गंगा नदी की टोटल अगर उत्तर प्रदेश की टोटल लंबाई देखा जाए तो 1450 किलोमीटर है। और गंगा नदी की जो सहायक नदी है रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी, ठीक है, और कोसी, यमुना, बागमती, ये सब नदियाँ जो कि गंगा नदी से निकलती हैं। ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए गंगा नदी यमुना और पैरायणी सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख हिमालय से होता है, गोमुख गंगोत्री हिमालय से होता है। गंगा उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को क्या नाम देते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी, ये भी याद कर लीजिए, भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही देवप्रयाग में मिलते हैं ABD के नाम से। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड
खंड में आकर मिलती हैं। इसके अलावा देखिए धौली गंगा नदी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग थोड़ा बहुत गंगा नदी के विषय में जानने की कोशिश किए हैं। इसके अलावा देखिए गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख उपनगर है इसको भी देखने की ज़रूरत है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आप फर्रुखाबाद से आइए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर आपने देख लिया है। कानपुर देखिए ये आपको कानपुर है, ठीक है, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रयागराज इम्पोर्टेंट शहर है, इलाहाबाद इसको बोलते हैं, वाराणसी हो गया, ये सब गंगा नदी के किनारे है। और गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर हो गया और गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा देखिए कानपुर गंगा नदी के किनारे, कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे है और वहीं पर वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं यमुना नदी की बात। अगर बात करें यमुना नदी का, यमुना नदी देखिए यमुना नदी का उद्गम जो होता है बंदरपुछ से होता है। बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री से होता है, ठीक है। ये यमुना नदी की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए यमुना नदी उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा और औरैया ये सब में और सात प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी के विषय में अगर देखा जाए, चंबल नदी इटावा के पास मिलती है, वहीं पर यमुना नदी में मिलती है। और बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है, ठीक है। तो इस तरह याद कर लीजिएगा। और अब इम्पोर्टेंट झीलों को भी देखना जरूरी है, ठीक है। रामगंगा नदी को भी देख सकते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम जो कि हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होती है। रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ठीक है। और शारदा नदी इसका उद्गम कुमायूं हिमालय से होता है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा से नाम देते हैं। शारदा नदी जो कि पीलीभीत नेपाल, यहाँ से देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है नेपाल, यहाँ से इधर इस क्षेत्रों में शारदा नदी बहती है, ठीक है। वहीं पर घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी का उद्गम माप चाचुंगो हिमनस से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदी करनाली, सीख, टीला, सेठी ये सब आती है। और इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी का उद्गम जानते हैं, रकुमकोट नेपाल से है। राप्ती की सहायक नदी रोहड़ी है। और राप्ती और घाघरा नदी का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। वहीं पर चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है जो कि काली, सिंध, पार्वती, बनास। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा से होकर बहती है, ठीक है। तो आपने इसको देखा। बेतवा नदी के विषय में देख सकते हैं। बेतवा नदी अगर देखा जाए तो रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, देखिए यहाँ पे झांसी, जालौन, औरैया इस क्षेत्र में बेतवा नदी बहती है। और हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोन नदी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में सोन नदी आपको बहती है। गोमती नदी यहाँ पे पीलीभीत क्षेत्र, यहाँ पे गोमती नदी जो कि पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है इसका उद्गम। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश का पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, ये सब लखीमपुर खीरी, ठीक है, हरदोई, ये सब क्षेत्रों में, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब जिलों से होकर जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें टोंस नदी का उद्गम ये कैमूर मध्य प्रदेश से होता है। टोंस की सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस और गंगा नदी का संगम जो कि सिरसा प्रयागराज में होता है। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर ये हम नदियों के विषय में देखें। अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास हुआ है, तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफिद इस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूर सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सरोवर
रामसर स्थल है, ये कहाँ पे है? इसमें देखिए एक मानव निर्मित जलाशय है, ये सूर सरोवर आगरा में मिलेगा। लखीमपुर खीरी इसका गलत आंसर है। इसको कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर 75 रामसर स्थल है, इसको आपने देखा ही। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा 14 है और उत्तर प्रदेश का स्थान रामसर स्थलों में 10 है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? ये बिजनौर में प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का 28 जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि आते हैं। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। वहीं पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए सूर सरोवर भी है, समसपुर भी है, सरसई भी है और सुरिंसर नहीं है। सुरिंसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में है। और सुरिंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। सूर सरोवर आगरा में है, समसपुर रायबरेली में, सरसई नावर इटावा में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश में ये सारी नदियाँ प्रभावित होती है, सोन, हिंडन, गंडक, शारदा, इसको सावरी नाम देगा। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों से प्रभावित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी सोनभद्र और मिर्जापुर, सोन से याद कर लिए सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। यह महाकाली यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। आई होप क्लियर हो गया हुआ क्वेश्चन। इसका देखिए सही सुमलित करना है, जो सही सुमलित नहीं है इसमें बताना है। देखिए झील के विषय में अगर हम लोग देखें, झील देखिए सौज झील मैनपुरी में है, सेखा अलीगढ़ में, बखीरा संत कबीरनगर, सरसई झील इटावा में है। यहीं पे देखिए सही सुमलित करना है कौन से नदी के किनारे बसा शहर है। तो देखिए गंगा वाराणसी के किनारे है, गोमती सुल्तानपुर ये देखिए ये भी सही है, और कोसी गोरखपुर ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे हुआ, राप्ती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदरी राजदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंदौली में देखने को मिलता है, जहाँ पे देवदरी राजदरी, यहीं पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है। राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यहाँ पे एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया जा रहा है अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? जल ग्रहण क्षेत्र देख सकते हैं सोन नदी का सबसे ज़्यादा है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? देखिए बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन गलत है। जौनपुर देखिए गोमती नदी के है, गोमती। सई जो कि सई नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा प्रतापगढ़, और कौसंबी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर गंगा जी निकलती है, लगभग 1405 किलोमीटर, और यमुना नदी 19 जिलों से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, क्योंकि इसको तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तरल और नम होता है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। वहीं दक्षिण के पठारी क्षेत्र और मध्य के मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब का मध्य क्षेत्र बोलते हैं। यहीं पर यमुना व गंडक नदियाँ विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करते हैं। इनका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, और उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से लेकर 250 मीटर तक होती है। यहाँ पे अनेक क्षेत्रीय नदियाँ द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ और बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। अब देखिए मिलान करना है नगर और नदी के। चित्रकूट जो कि मंदाकिनी नदी किनारे है, जौनपुर गोमती नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो रामसर स्थल देखिए उत्तर प्रदेश के इसमें सारा है, पार्वती अर्घा हो गया, सुरहाताल हो गया, ऊपरी गंगा, सूर सरोवर, सब रामसर। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल, सबसे ज़्यादा 14 आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ऊपरी गंगा नहर जो कि बुलंदशहर में है, 2005 में रामसर
उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल 2005 में। और सरसई नवर झील इटावा में, समान पक्षी बिहार मैनपुरी में, सांडी आपको हरदोई में मिलेगा, समसपुर रायबरेली में, रायपुर बरेली में, पार्वती अर्गा गोंडा, नवाबगंज उन्नाव, सूर सरोवर आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और तो आपने 10 को देख लिया है, 10 को देखा, बखीरा संत कबीर नगर, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, सूर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, समान पक्षी आपको देख लिया है हाँ मैनपुरी में, ठीक है, समसपुर रायबरेली में, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, सरसई नवार जो कि इटावा में। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध भी हैं, जैसे कि गोविंद बल्लभ बंद सागर रिहंद बांध पे है, रिहंद नदी पे है, ओबरा रिहंद नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर में है, ठीक है। तो ओबरा और गोविंद सागर बंद ये दोनों ही सोनभद्र में ही मिलेगा, ठीक है। एक होता है मूसा खंड कर्मनासा जो कि चंदौली में है, जिरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में, अहरौरा गहराई नदी पर मिर्ज़ापुर में, मेजा भी मिर्ज़ापुर में, अधवा ये भी मिर्ज़ापुर में, सिरसी मिर्ज़ापुर में, परीक्षा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा बांध जो कि आपको देखने को मिलेगा ये आपको झांसी में, गढ़वा चित्रकूट में, जामनी ललितपुर में, रोहड़ी ललितपुर। तो ललितपुर मिर्ज़ापुर में ज़्यादा देखने को मिलेगा और सोनभद्र में। तो ललितपुर में क्या क्या है, जामनी, रोहड़ी, सहजात, गोविंद सागर, सजनाम, राजघाट जो कि बेतवा नदी पे है, मौदहा जो कि बिरमा नदी पर हमीरपुर में है, चंद्रप्रभा चकिया चंदौली में है, वहीं पर अर्जुन नदी पर महोबा में, सलारपुर कदरिया महोबा में, पथराई झांसी में है, ठीक है। तो चैप्टर इस कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे कृषि और कृषि संबंधित और पशुपालन उत्तर प्रदेश परिदृश्य में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कृषि से संबंधित। देखिए कृषि से संबंधित हम लोग क्वेश्चनों को सबसे पहले देखेंगे और डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? ये आपको लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है। वहीं पर कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। कृषक समृद्धि आयोग का गठन, इसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों और उनकी निर्भरता की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण और विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी का स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा निम्न वर्षों में हुई है? 2014 इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित करना? उत्पाद और जिला से संबंधित। देखिए लहसुन मैनपुरी से संबंधित है, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर से संबंधित है। तो लहसुन मैनपुरी से, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर से। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ये उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है। और सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है। नहर के द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं के द्वारा 8.8%, तालाब और झील पोखर के द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो कि 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, बीघा में है, ठीक है। 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं IIVR कानपुर सही सम्मिलित नहीं है, जिसको अब देखिए जो सही सम्मिलित इसको देखते हैं। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस जो दाल से संबंधित है कानपुर में है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर बरेली में है, और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में है। इसके अलावा देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, शेष अन्य सम्मिलित है। UPCIR उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ,
IARI आपको नई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की इज्जतनगर में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक करनाल हरियाणा में है, जो कि इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वो है इज्जतनगर बरेली। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ये देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल काटी जाती है, खेत खाली हो जाता है, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ये है कृषि। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% है और इनमें से 29% कृषक और 30.3% श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक परसेंटेज कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में है और प्रदेश के कुल कर्मकारों में लगभग 59.3 लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुखतम जो कि तिलहनी फसल है ये है राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तेल है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी है। भारत में तिलहनी की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य बताना है, तो राज्य खेती का इसमें मुख्य उद्देश्य है, देख सकते हैं इसमें से सभी ऑप्शन हैं जो कि शोधकीय कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। ठीक है, तो अभी देखिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। धान गेहूं फसल चक्र बहुत ज़्यादा होता है और किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास होता है, इसे फसल चक्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। हम देखिए भारत का शक्कर का कटोरा, भारत का शक्कर कटोरा क्यों कहा जाता है। ये है 1, 2, 4। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या, ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय पॉइंट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसके लिए देखिए सही उत्तर का चयन करना है, इसमें से बताना है विच वन इज करेक्ट। देखिए भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही साथ भेड़ों की सर्वाधिक संख्या राज्य तेलंगाना है। आंवला आपको प्रतापगढ़ का आंवला आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत ज़्यादा है। प्रतापगढ़, कुंडा और कलंकांकर में ज़्यादा आंवला देखने को मिलता है। यहाँ पे एक योजना भी फल पट्टी विकास योजना भी चलाई जा रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के खरीफ फसलों की बुआई आपको पता है जून जुलाई के मध्य होता है खरीफ, और ज्वार बाजरा धान होता है। और पॉलीक्लिनिक जहाँ पे नहीं है वो झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है, और जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक उत्तर प्रदेश में झांसी में नहीं है। वहीं पे जहाँ पे है लखनऊ, झांसी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में पॉलीक्लिनिक है जानवरों के लिए। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं, आलू, गन्ना के भी उत्पादन में प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान और दलहन और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वाणिज्यिक उपज आपको पता है ये गन्ना है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वाणिज्यिक फसल। तो इसमें एक बार हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है 59.3% है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक
32.30%। वहीं पर कुल कृषक दीर्घकालीन और अल्पकालीन 29%। और इसके अलावा देखिए राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2021-22 में और 2020-21 में देख सकते हैं 28.4 से लेकर 28.1% रहा है। ठीक है, तो कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे कृषि से ही संबंधित ज़्यादा होता है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान फर्स्ट नंबर पे आता है, ये देखने की ज़रूरत है। और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। और कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन है। ठीक है, 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% भाग उत्तर प्रदेश में आते हैं। कुल कृषि की बात हो रही है, देश की बात है। तो अगर देश में अगर देखा है तो 1,79,993 हेक्टेयर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 18,614 हेक्टेयर जो कि है 1000 हेक्टेयर जो कि उत्तर प्रदेश में कृषि वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में बोया गया कुल क्षेत्रफल जो कि है 163.38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चनों को देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा फसल की उत्पादकता होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैप है और मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैप में देखिए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, ये हरदोई है। हरदोई में आपको सर्वाधिक उत्पादकता जो देखने को मिलता है, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता देखने को मिलता है। वहीं पर कन्नौज, यहाँ पे देखिए हरदोई के जस्ट बगल में कन्नौज है। यहाँ पे आपको मक्का आपको कन्नौज में ही मिलता है। कन्नौज में भी मक्का मिलेगा और हरदोई दोनों में ही मक्का ही सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादकता आपको हरदोई में देखने को मिलेगा। वहीं पर बहराइच देख सकते हैं, ये बहराइच है, ये बड़ा नेपाल का बॉर्डर बहराइच है। यहाँ पे आपको सर्वाधिक मक्का उत्पादक वाला जिला है। उत्पादकता तो आपको हरदोई से मिला, क्षेत्र सबसे ज़्यादा मक्का का कन्नौज में है और मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज मिल गया। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला जो कि है उत्पादक मक्का का, ये आपको बहराइच में मिलेगा। ठीक है, चना के मामले में देखिए, चना के मामले में गाजीपुर सर्वाधिक उत्पादकता देता है। और फतेहपुर देख सकते हैं, कौसम्बी है फतेहपुर में आपको देखने को मिलेगा अरहर उत्पादकता। बांदा में ये चना का सर्वाधिक क्षेत्र है, चना का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा है और अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा है, चना और अरहर का। ठीक है, झांसी की अगर बात करें, झांसी का जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी हो गया और झांसी में चना भी होता है। ठीक है, और इटावा में दिखाया तो अरहर होता है इटावा में। इसके अलावा देखा जाए एटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एटा यहाँ पे देख सकते हैं, एटा सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला है। एटा जौ उत्पादक जिला है। ठीक है, वहीं पे प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता भी एटा में ही जौ का होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे और सारे को डिस्कस करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान जो कि 2021-22 में लगाया गया है। टोटल जो कि 70.77 भाग जो कि उत्पादित किया जाएगा परसेंटेज, भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 70.77 भाग उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है खाद्यान्न के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो कि है नंबर 1 आता है खाद्यान्न के दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं, गन्ना, आलू, ये जो कि उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, गेहूं, गन्ना, आलू। जबकि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर, गेहूं, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, चावल में सेकंड नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है वर्ष में, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। रबी में आप जानते हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों आता है। खरीफ में चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन आता है। जायद में तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आता है। ठीक है, तो गेहूं में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है, इसके विषय में आप जानते ही हैं।
और साधारण रोटी का गेहूँ पैदा किया जाता है। मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूँ पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की फसल की कटाई जो गेहूँ की होती है मार्च अप्रैल में हो जाती है। अब बुआई तो आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अब सबसे ज़्यादा गेहूँ हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर इस क्षेत्र में होता है। चावल भी सेकंड नंबर पे पूरे भारत में, पहला पश्चिम बंगाल है। और चावल शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत में ज़्यादा होता है। प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैप में और स्टडी करें तो देखिए इसमें देख सकते हैं ज्वार जो कि आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा। ज्वार आपको सर्वाधिक उत्पादकता है। इसके अलावा देखिए बांदा में भी ज्वार है। बांदा में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी बांदा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादकता महोबा हो गया। ठीक है, बाजरा आपको मैनपुरी में, देखिए मैनपुरी के विषय में अगर देखा जाए तो मैनपुरी यहाँ पे है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादकता है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला अगर देखा जाए तो आगरा हो गया। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता यहाँ पे बागपत है। देखिए यहाँ पे जस्ट बगल में बागपत है। ठीक है, बदायूं बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र है। शाहजहाँपुर देख सकते हैं, शाहजहाँपुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट तराई क्षेत्र है यहाँ पे, तो सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है शाहजहाँपुर का। ठीक है, और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में अगर देखा आजमगढ़ में चावल का सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह अभी आपको सारा चीज़ देखने को मिला, सारा डेटा को। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से सर्वाधिक किसकी न्यूनतम अवधि है, जो कि ये मूंग का है। ठीक है, ये मूंग को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की सबसे अधिक अवधि सबसे कम है मूंग की, ये मात्र 60 दिनों में होती है। खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का परसेंटेज जो कि दे सकते हैं 59.3% है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन जो होता है, केसर के उत्पादन में आदर्श जिला उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक खास तौर से आपको, हालांकि एक अनूठा अपवाद था, उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितना है? फसल गहनता बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016-17 के डेटा के हिसाब से 157.53 था। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिला में सोयाबीन की खेती। दलहन का फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में आपको चना का है, 6% हिस्सा कवर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना नंबर 1 है, वहीं पे चावल में सेकंड नंबर पे है। और देखिए किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें देख सकते हैं उपरोक्त सभी है। गेहूं, धान, मक्का, आलू, ये निम्न फसलों में इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, सबसे बड़ा उत्पादकता है। और बाजरा में देखिए, बाजरा की खेती मुख्यतः 40 से लेकर 50 वार्षिक वर्षा में होती है। ये जुलाई महीना के मध्य बोया जाता है, मई से जुलाई में, और सितंबर से दिसंबर के मध्य काटा जाता है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में होता है। मक्का उत्तर प्रदेश सामान्यतः मक्का मई जून में बोया जाता है, अगस्त सितंबर में काटा जाता है। वहीं देख सकते हैं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है 1 और 3 इसका राइट आंसर है। आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादक में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? चावल इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश भारत के समग्र खाद्यान्न 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन के देश उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर होता है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, ये है धान का द्वितीय स्थान है। हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले ब्रेड बास्केट, जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। देखिए हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है धान, मक्का, गेहूं को। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं का है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू, गन्ना की पैदावार होती है। चावल की चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यह है फूलों का उत्पादक नहीं है। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ये आपको गेहूं और गन्ना इसका राइट आंसर है। गेहूं, गन्ना, आलू हो गया। और भारत के मेथा तेल में उत्तर प्रदेश का योगदान जो कि 90% है मेथा तेल में। ये आपको बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। हम देखिए नेक्स्ट है कि 2018-19 में उत्तर प्रदेश में राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गन्ना में प्रथम स्थान आपको पता ही है, आलू में भी प्रथम है, गेहूं में भी प्रथम है, धान में सेकंड नंबर पे, पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे है धान में। काला नमक प्रसिद्ध जो कि धान की प्रसिद्ध प्रजाति है काला नमक, इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से जानते हैं। और ये आपको कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। आम का लंगड़ा किस्म, इसके विषय में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का लंगड़ा किस्म, आम की लंगड़ा किस्म जो कि ये वाराणसी में होता है। तो देख सकते हैं आम की प्रजाति दशहरी आम लखनऊ, मलिहाबाद, चौसा, हरदोई हो गया, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर जूनागढ़ में, हिमसागर मुर्शिदाबाद, बादामी कर्नाटका में, सफ़ेदा आंध्र प्रदेश, ग्रीन बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटका, नीलम आम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए रसपुरी कर्नाटका में, और लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इनाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल, मनकुरद आम गोवा में, पहाड़ी पैरा आम गुजरात में, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, बनराज गुजरात में, कीलू चुंदन आम केरल में, रुमानी आम चेन्नई में। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं रबी, खरीफ और जायद की फसलें हैं, इसको आप जानते ही हैं। ठीक है, ये रबी की फसलें में गेहूं, चना, मटर, जौ की खेती होती है। गरीब का मित्र जो कि आलू को गरीब का मित्र कहते हैं, और इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिसके कारण इसे गरीब का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 2017-18 के अनुसार दालों को वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट है कि 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, लखनऊ में किया गया था कृषि कुंभ। और किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया है। और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो कि पहला है, पता ही है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्र में आ जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है आम है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख जो कि गन्ना उत्पादकों में से एक है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने उत्पादक करने वाले राज्य भी हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जबकि भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? यह है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आम, चावला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहता है। अब देखेंगे सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सारे को हम लोग सिंचाई से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके। तो सिंचाई के विषय में हम लोग देखेंगे, सबसे पूरी 1 बाय 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट प्लीज आप थोड़ा सा। तो देखिए सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, अड़वा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, बदुआ बांका बिहार में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि है ये आपका रिहंद परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है ये नलकूप है, सबसे बड़ा स्रोत। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है और प्रदेश में कुल 2166 हज़ार हेक्टेयर 15.2% क्षेत्र में नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। नलकूप 74.9, नहर 15.2, कुआं 8.8, तालाब झील 0.5, अन्य 0.6 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? यह है नलकूप में। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल सीमा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर है। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अर्जुन बाग उत्तर प्रदेश में कालाम्हाव जिला है। अर्जुन बाग जो कि हमीरपुर है, इसका राइट आंसर है। अर्जुन बाग उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन बाग में बनाया जाता है। अर्जुन बाग की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों से होता है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है और 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल नगरों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में देखिए हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से जो कि देसी घी का उत्पादक है। देसी घी देखिए अयोध्या, मुजफ्फरनगर में भी बहुत अच्छा उत्पादक होता है और जो औरैया है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर हींग की बात किया जाए, हींग की खेती जो कि हींग की पैदावार या उत्पादक जो कि आपको हाथरस में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वहीं पर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 2019 में राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ पे भरना है किस रूप से जानते हैं? अमेठी जिला के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इस घास का कई प्रकार का यूज होता है सजावटी सामान, घरेलू उत्पादक में, जिसको मूंज भी कहते हैं। तो मूंज को ही सरपत बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, और अमेठी जिला के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कपास। कपास के लिए देखिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो काली मिट्टी आपको गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में देखिए गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, इन सब फसलों का उगाया जाता है व्यापक मात्रा में। वहीं पर उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ पे ज़्यादा? नींबू जो कि आपको सहारनपुर और मेरठ में नींबू आपको अपार मात्रा में मिलता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रम लिमोन। साइट्रम लिमोन नाम है वैज्ञानिक नाम। वहीं पर देखिए भारत के कुल गन्ना उत्पादक का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में अकेले होता है? 25 से लेकर 40% उत्तर प्रदेश में अकेले होता है। ठीक है, कुल गन्ना उत्पादक में। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। आमों का उत्पादक उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा आम जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आता है।
इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ये देखिए एफडीआई जो कि इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये आर्थिक क्षेत्र से हो गया। इसके अलावा देख सकते हैं एफसीआई हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया। इसके अलावा देखिए केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी, राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी, ये सब आ गया। ठीक है, वहीं पर देखिए कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र का रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, जिसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। उत्तर प्रदेश के 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये सच नहीं है। कुल मिलाकर 28 कृषि केंद्र है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, तो 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहीं पर 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में खेला गया है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? ये आपको मिलता है कुशीनगर में है राइट आंसर इसका। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1976 में और इसके पहले निदेशक डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ये है आलमबाग में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना जो कि 2017 में की गई थी और 2022 तक आपको पता है किसानों की आय दोगुने करने का लक्ष्य लगाया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से तमाम तरह की वजह से इसको होल्ड पर रख दिया गया है, मतलब ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित? परीक्षा जो कि बेतवा पर है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है परीक्षाबाद। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में आगरा में है, आलू निर्यात जोन। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म का नाम बताना है। तो काला नमक जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में वहाँ पे पाया जाता है और यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल लगभग 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में जाना जाता है और चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली जिला जो कि उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये बिहार से सटा हुआ है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से होकर सीमा साझा करता है। वहीं पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ये वर्षाजनक इसका राइट आंसर है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नहर की बात किया जाए तो देखिए आगरा नहर के विषय में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए आगरा नहर भी उत्तर प्रदेश में है और इसका उद्गम यमुना नदी की दाहिने तट से ओखला में हुआ है। आगरा नहर यमुना नदी से निकलते हैं। इसका निर्माण अगर देखा जाए तो 1878 में प्रारंभ किया गया था और 1874 कभी कहीं मिलता है और 160 किलोमीटर लंबाई है आगरा नहर की लंबाई मुख्य रूप से। और ये आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के रेंज में इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। वहीं पर ऊपरी गंगा नहर की बात किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से हुआ है और इसकी लंबाई देखा जाए ऊपरी गंगा नहर की तो 6496 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई अगर देखा जाए इसका, ये तो टोटल लंबाई हो गया, मुख्य नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपको सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों से की जाती है। और इस परियोजना के जनक कर्नल सर पी.टी. कॉटली थे और इस नहर में प्रथम बार अगर देखा जाए तो 8 अप्रैल को 1854 को पानी छोड़ा गया था। वहीं पर निचली गंगा नहर की बात किया जाए तो ये तो ऊपरी गंगा नहर हो गया। आगरा नहर के विषय में देखा जाए तो वहीं पर निचली गंगा नहर के विषय में भी देख लेते हैं। इसका उद्गम जो कि निचली गंगा नहर का उद्गम जो कि बुलंदशहर, नरौरा, ठीक है, यहाँ से हुआ है और निचली गंगा नहर की टोटल लंबाई देखा जाए तो 8278
किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य 1878 में शुरू किया गया था। ये आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, नगर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर के विषय में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे शारदा गंगा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबी नहर प्रणाली है और यहाँ पे खटीमा जल विद्युत परियोजना भी है, खटीमा जल विद्युत परियोजना भी है। और इसका उद्गम देखा जाए तो उत्तराखंड नेपाल की सीमा से इसका हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें, इसको 1928 में इसकी जलापूर्ति इससे प्रारंभ हुआ और 1918 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। टोटल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। ये आपको पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद नहीं रहेगा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ये तो शारदा नहर। वहीं पर शारदा सहायक परियोजना भी है बहुत सारी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नहरें हैं, जैसे बेतवा नहर हो गया, रामगंगा नहर हो गया, सरयू नहर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सपरार नहर हो गया, धसान नहर, बहुत सारे नहर है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। टिहरी बांध परियोजना के विषय में भी देख लेते हैं और क्वेश्चन क्योंकि आ भी सकता है। टिहरी बांध परियोजना जो कि रसिया के सहयोग से इसको बनाया गया, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता देखा जाए तो 2400 मेगावाट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसका अगर देखा जाए धन व्यय कितना है, तो केंद्र सरकार का 75% जो कि केंद्र सरकार इसमें व्यय करती है, वहीं पर राज्य सरकार इसमें 25% धन व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध अगर देखा जाए तो रामगंगा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में देखा जाए तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत उत्पादन भी, ये दोनों काम करना, इसकी वजह से इसको बहुउद्देशीय, मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो कि रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र में है। बेतवा नदी पर निर्मित है कि राजघाट बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। वहीं पर गंडक परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के भी सम्मिलित परियोजना है। रामगंगा बिजनौर जिलों में है। इसके अलावा बहुत सारी देखिए परियोजना आपको मिलेगा। तो आपने देख लिया कि रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर है, ठीक है। शारदा जल विद्युत परियोजना, ये भी शारदा नदी पर है, बनवासा, उत्तराखंड नेपाल सीमा में। गंडक परियोजना आपने देख ही लिया है कि उत्तर प्रदेश के, यह परियोजना बिहार और नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट है। ये उत्तर प्रदेश से लंबावित अगर जिला देखा जाए तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया है। वहीं पर मूसाखंड बांध उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अभी आपने देखा रिहंद नदी पर है, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो मेजा जलाशय बांध जो कि बेलन नदी पर है। अर्जुन बांध महोबा में है, अर्जुन नदी पर। हमीरपुर में है। मौदहा बांध बिरमा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। गोकुल परियोजना यमुना नदी पर मथुरा में है। रामघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर है, ये ललितपुर में है, ठीक है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर्यटन से संबंधित क्वेश्चनों को, क्योंकि पर्यटन से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। तो देखिए पर्यटन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है, ये आपको रामपुर में मिलेगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। जवाहर नक्षत्रशाला आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला जो कि आपको रामपुर में स्थित है। और प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है, यह है समग्रता उपागम। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई जो कि 1974 में हुआ।
वहीं पर देख सकते हैं पर्यटन के विकास से संबंधित परियोजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल और क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ये आपको इसको बोलते हैं बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत जो आता है कपिलवस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और सखीसाक्षम। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह किस नदी पर है, ये आपको गंगा नदी पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर से नाम से जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण विश्वविद्यालय भी स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से गंतव्य जो शामिल है यह है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये सब शामिल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 उद्योग के विषय में। बने रहिए।